हेलो एवरीवन। तो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है गैसियस स्टेट, या किसी किसी बुक्स में इसको स्टेट्स ऑफ मैटर नाम से भी लिखा जाता है। ये बट स्टेट्स ऑफ मैटर में हमारे पास कई सारी स्टेट्स आ जाती हैं, जैसे कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और उसके अलावा गैसियस स्टेट। उसके अलावा दो और स्टेट्स होती हैं, एक होती है प्लाज्मा स्टेट और एक होती है हमारे पास बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट, जिसमें हम किसको स्टडी करते हैं, बोसोन पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं इन द स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। बट अगर हम बात करें इस चैप्टर में हमने सिर्फ किसको स्टडी करना है, गैसियस स्टेट को स्टडी करना है, बिकॉज सॉलिड स्टेट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लिक्विड को हम लिक्विड सोल्यूशन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। गैसेस को अब हमने स्टार्ट करना है। तो देखो, वर्ड गैसेस का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। गैसेस जो वर्ड है इसका क्या मीनिंग है। देखो, नॉर्मली हमें लगता है गैस, ठीक है ना, गैसेस वर्ड का मतलब क्या है, कोई भी गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बिल्कुल सही बात है। गैसेस वर्ड से हमें क्या इंटरप्रेट हो रहा है, कोई भी गैस के बारे में हमने पढ़ना है। बट जो गैसेस वर्ड होता है ये कंबाइंडली यूज होता है फॉर गैसेस, गैसेस के लिए तो यूज होता ही है, साथ ही साथ ये वर्ड यूज होता है फॉर लिक्विड वेपर्स। लिक्विड वेपर्स, जैसे अगर हम किसी लिक्विड को बॉयल कर दें तो उसके वेपर्स बनते हैं। तो गैसेस वर्ड गैसेस के लिए भी वैलिड होता है एंड लिक्विड वेपर्स के लिए वैलिड होता है। मतलब ये वाला वर्ड मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या होगी, हमारे पास गैसेस होगी। उसके अलावा लिक्विड वेपर्स में कैसे आ गया, जैसे H2O वेपर्स। तो दोनों को कंबाइनली हम क्या बोल देते हैं, गैसियस स्टेट बोल देते हैं। मतलब जो भी हम इस चैप्टर में लॉज पढ़ेंगे, ठीक है, लॉज पढ़ेंगे, वो किसके लिए एप्लीकेबल होंगे, और गैसेस भी और लिक्विड वेपर दोनों के लिए क्या होंगे, लॉज हमारे वैलिड होंगे। जैसे हम बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे, गेलो-सैक लॉ पढ़ेंगे, उसके अलावा एवोगैड्रो लॉ पढ़ेंगे, तो वो गैसेस के लिए भी वैलिड होंगे एंड लिक्विड वेपर्स के लिए भी क्या होंगे, वैलिड होंगे। ये तो पहला मेन डिफरेंस हुआ। अब देखो, सेकंड जो पॉइंट होता है हमारे पास, हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट को कैसे डिफरेंशिएट करें कि कोई हमारा सब्सटेंस सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा, गैस में होगा। एक तो हम बता सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बेसिस के ऊपर। हमें पता है सॉलिड्स के अंदर क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से एटम्स क्लोज होते हैं। लिक्विड्स के केस में काफ़ी कम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, तो एटम्स क्या होते हैं, थोड़े थोड़े दूर होते हैं। गैसेस के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स और भी कम होती है या होती ही नहीं है, तो उस केस में एटम्स का अरेंजमेंट क्या होता है, और दूर होता है। एक एक तो इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। तो दूसरा मेन पॉइंट होता है डेट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है, किसी चीज़ को हम कितना कॉम्प्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है, सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, वेरी निग्लिजिबल। मतलब हम सॉलिड्स को कंप्रेसिबल नहीं कर सकते। ठीक, कंप्रेसिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, किसी चीज़ को दबा रहे हैं, मतलब प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो उससे क्या होना चाहिए, उसका वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए। किसी चीज़ को दबाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सॉलिड्स के केस में किसी चीज़ को कितना भी कंप्रेस कर लो उसका वॉल्यूम कम नहीं होता। बट लिक्विड्स एंड गैसेस के केस में कंप्रेसिबिलिटी होती है। लिक्विड्स में थोड़ी सी होती है, गैसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, यहाँ पे मेरे पास प्रेशर है और यहाँ पे वॉल्यूम है। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा और वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज ना आए, सपोज करो मैं ऊपर को जा रहा हूँ, ऊपर को जाने पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, मतलब ये ग्राफ किसके लिए है, हमारा सॉलिड के लिए है। अगर हम लिक्विड के लिए बात करें, लिक्विड के लिए कैसा ग्राफ आएगा, कुछ इस नेचर का ग्राफ आएगा। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर को जाते हुए प्रेशर कम इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब कंप्रेसिबिलिटी है। तो ये ग्राफ आता है हमारे लिए लिक्विड के लिए। और गैसेस के लिए कुछ ऐसा ग्राफ आता है, मतलब गैसेस की जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम क्या करता है, ड्रास्टिकली डिक्रीज करता है। ठीक है, आप मैच कर सकते हो कि यहाँ पे देखो इस वाले पॉइंट पे प्रेशर हाई था और वॉल्यूम क्या था, कम था, और इस वाले पॉइंट पे प्रेशर कम है और वॉल्यूम हाई है। मतलब जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। बट सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसके ऊपर होता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी का, गैसेस के लिए। तो ये थर्ड वाला ग्राफ किसके लिए, हमारा गैसेस के लिए। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका होगा कि गैसेस वर्ड का क्या मीनिंग है। अब गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे सपोज मेरे पास एक कोई कंटेनर है, ये मेरे पास कोई कंटेनर है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, या
इसके अंदर गैस फिल की गई है, कोई भी यहाँ पे गैस फिल की गई है, ठीक है, और इसके ऊपर कुछ मास रखा हुआ है, कुछ मैंने मास रख दिया। ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी मास को। अब अगर मैंने किसी वेट को हटाया, सपोज करो मैंने वेट को रिमूव करना स्टार्ट कर दिया, ये वेट को रिमूव किया, तो वेट को अगर रिमूव करूंगा तो प्रेशर कम होगा, तो गैस क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी, गैस क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। अगर मैं वेट ऊपर से इंक्रीज करता रहूंगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, मतलब गैस क्या करेगी, कंप्रेस करेगी। तो दूसरी अगर हम वेट को क्या करें, इंक्रीज करें ऊपर से, तो गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ से कोई छेद कर दूँ, सपोज करो छोटा सा छेद कर दिया, तो यहाँ से गैस लीक आउट होना स्टार्ट हो जाएगी। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इफ्यूजन बोलते हैं। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इफ्यूजन बोलते हैं। मतलब गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक वो एक्सपैंड कर सकती हैं, आपको पता है गैसेस एक्सपैंड होती हैं। उसके अलावा उनकी कंप्रेसिबिलिटी होती है, गैसेस को हम कंप्रेस करते हैं, ठीक है, कंप्रेस करके लिक्विड के अंदर भी कन्वर्ट कर देते हैं। उसके अलावा गैसेस लीक आउट भी हो जाती हैं, उसको हम बोलते हैं इफ्यूजन, ठीक है। एक वर्ड होता है इफ्यूजन, एक होता है डिफ्यूजन, दोनों का हम मीनिंग देखेंगे। तो ये तो जनरल प्रॉपर्टीज होगी, ये सब क्या होगी, जनरल प्रॉपर्टीज होगी किसी गैस की। जनरल प्रॉपर्टीज का क्या मीनिंग है कि हर एक गैस के पास ये प्रॉपर्टीज होंगी। बट अगर हमने किसी स्पेसिफिक गैस की प्रॉपर्टीज को देखना है तो कौन कौन से उसके पैरामीटर्स होते हैं, वही हम स्टडी करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गैस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गैस, एक कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मीनिंग है, अगर आपको किसी गैस के बारे में पता करना है कि उसका क्या, कि उसका प्रेशर कितना है, कोई भी फैक्टर आपको पता करना है, उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर्स चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस। और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ने हैं, गैसेस का कुछ प्रेशर होता है, गैसेस का कुछ वॉल्यूम होता है, गैसेस की कुछ अमाउंट होती है। अमाउंट को किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। गैसेस की कुछ अमाउंट होती है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। और हम गैस को किस टेम्परेचर के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, मतलब फोर्थ फैक्टर आएगा टेम्परेचर। तो ये हमारे पास चार जो पैरामीटर्स हैं, इनके बेसिस के ऊपर हम किसी गैस को क्या करते हैं, उसको करेक्टराइज करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को जानते हैं। तो ये चार फैक्टर्स हो गए हमारे पास, एक तो हो गया प्रेशर, एक हो गया वॉल्यूम, एक हो गया नंबर ऑफ मोल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, वेट, गिवन वेट होगा यहाँ पे ओवर मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। पी का मतलब होता है प्रेशर, ठीक है। वी का मीनिंग होता है वॉल्यूम, और टी का मतलब होता है यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर फिजिकल केमिस्ट्री में हमने किसी यूनिट के अंदर लेना होता है, केल्विन के अंदर लेना होता है, ठीक है। तो अब हम इन्हीं पहले पैरामीटर को स्टडी करते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। फिर हम आगे देखेंगे गैस के लॉज के रिलेटेड। तो हम सबसे पहला पैरामीटर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज प्रेशर। ये गैसेस का कुछ प्रेशर होता है। प्रेशर क्यों होता है भाई गैसेस का, सपोज एक कंटेनर है, उसके अंदर मैंने गैस फिल कर दी है। ये गैस भी कौन सी, आइडल गैस, ठीक है। आइडल गैस क्या करती है, इधर उधर मूव करती रहती है। जब मूव करती है वो कंटेनर्स की वॉल्स को क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, जिसकी वजह से वो क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। मतलब जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं कंटेनर की वॉल के साथ स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, गैसेस का प्रेशर होता है। प्रेशर इज ड्यू टू कोलिजन विद वॉल्स ऑफ कंटेनर। एक कंटेनर की वॉल्स के कारण, कंटेनर की वॉल्स के कोलिजन के कारण क्या होता है, गैसेस का कुछ प्रेशर होता है। अब प्रेशर की हमारे पास काफ़ी सारी यूनिट्स होती हैं। जैसे आपको पता होगा प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली फोर्स, फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक। फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारे पास, न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होती है, एसआई यूनिट होती है किसकी, प्रेशर की, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है हमारे पास, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट ये हम केमिस्ट्री के अंदर यूज़ नहीं करते, ये आप मोस्टली क्या यूज़ करते हो, फिजिक्स के अंदर यूज़ करते हो, ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट होती है डायन पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये भी हम केमिस्ट्री के अंदर यूज़
नहीं करते। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। केमिस्ट्री के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन जो हम यूज़ करते हैं डेट इज एटमोसफियर। ठीक है, 1 एटमोसफियर। 1 एटमोसफियर किसके इक्वल होता है? 760 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, या इसी को हम लिख देते हैं 760 mmHg। और mmHg को ही हम क्या बोल देते हैं? टॉर बोल देते हैं। तो ये किसके इक्वल आ गया? 760 टॉर। उसके अलावा अगर आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो ये किसके इक्वल होता है? 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये कुछ हमारे पास क्या होता है? यूनिट कन्वर्जन होता है। बट आपको सारे याद नहीं करने, ठीक, कौन कौन सा आपको पता होना चाहिए कि एक एटमोसफियर किसके इक्वल होता है? 760 mmHg। और mmHg को ही हम क्या बोल देते हैं? टॉर बोल देते हैं। तो एक एटमोसफियर किसके इक्वल होता है? 760 टॉर के इक्वल होता है। ये वाला यूनिट कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। और जो आपको एक यूनिट और होती है जिसको हम बोलते हैं बार। ठीक है, तो एक एटमोसफियर किसके इक्वल होता है? 1.01325 बार। ठीक है ना, तो ये वाला भी आपको कन्वर्जन आना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 1 एटमोसफियर 1 बार के इक्वल होता है। तो अगर आपको न्यूमेरिकली एटमोसफियर को बार भी लिख दोगे ना तो भी हमारे आंसर में इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आएगा। अगर ऑप्शन थोड़े थोड़े दूर दिए हुए हैं, अगर ऑप्शन काफ़ी क्लोज हैं तो सिग्निफिकेंट फर्क पड़ सकता है। बट अगर ऑप्शन काफ़ी डिफरेंस से है तो 1 एटमोसफियर और 1 बार में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बट आपको ये वाले डेफिनेटली पता होना चाहिए कि 1 एटमोसफियर 760 mmHg होता है और जो किसके इक्वल होता है? 760 टॉर के इक्वल होता है। तो ये होती है हमारे पास प्रेशर की कुछ यूनिट्स। और प्रेशर होता क्यों है? ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द वॉल एंड गैस मॉलिक्यूल्स। अब देखो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर हमने एक प्रेशर की यूनिट को दूसरी प्रेशर की यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है। जैसे पहले हमें दिया है 57 सेंटीमीटर Hg और इसको हमने कन्वर्ट करना है एटमोसफियर के अंदर। तो आप सभी को पता है 1 एटमोसफियर किसके इक्वल होगा? 76 सेंटीमीटर Hg के। तो 1 सेंटीमीटर Hg किसके इक्वल हो जाएगा? 1/76 एटमोसफियर के। तो हमारे पास 57 सेंटीमीटर Hg है, तो 57 डिवाइड बाई 76 एटमोसफियर। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे टॉर को हमने एटमोसफियर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इस केस में क्या करोगे? आपको टॉर वाला जो रिलेशन होता है उसी के साथ डिवाइड कर देना है। जैसे 760 हमें पता है 1 एटमोसफियर किसके इक्वल होता है? 760 टॉर के इक्वल होता है। तो अगर 380 टॉर को हमने एटमोसफियर के अंदर कन्वर्ट कर देना है तो हमने सिंपली क्या करना है? 380 डिवाइड बाई 760। तो ये किसके अंदर आ जाएगी? एटमोसफियर के अंदर आ जाएगी। 0 से 0 कट जाएगा, 1/2 मतलब 0.5 एटमोसफियर आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? ठीक है, 19 3 ज़ा 57, 19 4 ज़ा 76, 3/4 आ जाएगा, मतलब 0.75 एटमोसफियर आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी प्रेशर की एक यूनिट को दूसरी यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो mmHg और टॉर एक ही बात होती है। अब अगर हमने 190 mmHg को एटमोसफियर के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? 190 डिवाइड बाई 760, तो किसके इक्वल आ जाएगा? 1/4 एटमोसफियर, मतलब 0.25 एटमोसफियर। तो इस तरह से हम एक प्रेशर की यूनिट को दूसरे प्रेशर की यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसके अंदर कन्वर्ट करना है हमने उसी का फैक्टर क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। 1 एटमोसफियर 760 टॉर के इक्वल होता है। तो अगर टॉर को हमने एटमोसफियर के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम 760 टॉर से ही क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अब देखो नेक्स्ट जो पैरामीटर होता है डेट इज अमाउंट। अमाउंट बोल दो, वेट बोल दो, या नंबर ऑफ मोल्स बोल दो। एक कोई भी एक फैक्टर बोल सकते हो गैस का। देखो नंबर ऑफ मोल्स का क्या रिलेशन होता है हमारे पास? गिवन मास, मास बोल दो या वेट बोल दो, ओवर मोलर मास ऑफ गैस। तो आप कोई भी फैक्टर बता सकते हो। अगर आपको मास दिया है तो वहाँ से मोल्स निकाल सकते हो, अगर मोल्स दिया है तो वहाँ से मास निकाल सकते हो। तो ये सेकंड पैरामीटर हो गया। थर्ड पैरामीटर होता है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? जैसे हम छोटी क्लास में पढ़ते थे, टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस। कोई चीज़ कितनी ठंडी है या गर्म है उसको कौन बताता है? टेम्परेचर बताता है।
जनरली टेम्परेचर के 4 स्केल्स होते हैं, बट हम 3 ही रेफर करते हैं। एक होता है हमारे पास डिग्री सेल्सियस स्केल, एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट और एक होता है केल्विन स्केल। ठीक है, इनके अंदर क्या रिलेशन होता है हमारे पास? ठीक है, आपको पता होगा C-0/100 इज इक्वल टू K माइनस केल्विन माइनस 273/100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/180। ठीक है ना, तो हम इनमें से कोई भी रिलेशन यूज़ कर सकते हैं एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, बट इतना हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो भी हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर टेम्परेचर लेते हैं वो हमेशा केल्विन के अंदर लेते हैं। और हमें पता है 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर देना होता है तो हम 273.15 केल्विन से क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। बट हमें प्रॉब्लम्स के लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए हम सिंपली 273 केल्विन ही ले लेते हैं। मतलब अगर आपको 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 25 प्लस 273 केल्विन मतलब 298 केल्विन। अब देखो, इसको हम यहाँ से भी डायरेक्टली देख सकते थे, इन दोनों को कंपेयर कर देते थे, तब भी हमारे पास यही रिलेशन आ जाता, 100 से 100 कट जाता, ये सेंटीग्रेड किसके इक्वल आ जाता, केल्विन माइनस 273, या केल्विन किसके इक्वल आ जाता, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है ना, तो डायरेक्टली हम यहाँ से भी रिलेशन को देख सकते थे। सिमिलरली अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना तो आपको आएगा डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। ठीक है ना, सिंपली हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया है किससे, 20 से, तो ये भी हमारा रिलेशन आ जाएगा। ठीक है ना, वैसे फ़ारेनहाइट का क्वेश्चन जनरली देता नहीं है, आपको जनरली डिग्री सेल्सियस को केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना ही आएगा, बट आपको सारे ही पता होना चाहिए। कई बार अगर पेपर कुछ भी अजीब डाल दिया तो वो फ़ारेनहाइट को भी केल्विन के अंदर कन्वर्ट करवा सकता है। तो आप पहले फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट कर लेना और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, या आप फ़ारेनहाइट को डायरेक्टली केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो जो बाय कंपेयरिंग दीज टू टर्म्स। ठीक है, वो सिंपल क्वेश्चन आप कर सकते हो अपने एंड पे। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है डेट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, सपोज एक कंटेनर है, मैंने उसके अंदर गैस फिल कर दी। अब जो गैस का वॉल्यूम है वो किसकी इक्वल होगा, जितना कंटेनर का वॉल्यूम है, क्योंकि देखो गैसेस क्या करती है, रैंडमली मूव करती रहती हैं। तो गैसेस जब रैंडमली मूव कर देती है वो पूरे कंटेनर के अंदर फैल जाती हैं, इसलिए जो हम कंटेनर का वॉल्यूम होगा उसी को क्या मानेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस, प्रोवाइडेड जो हमारे पास कंटेनर है वो खाली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंटेनर के अंदर कुछ पहले से है, अगर कंटेनर खाली है तो वॉल्यूम ऑफ गैस किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के इक्वल हो जाएगा। तो वॉल्यूम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस। और जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है वो किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्योंकि जो गैस है वो कंटिन्यूसली कंटेनर के अंदर मूव करती रहती है, प्रोवाइडेड जो कंटेनर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए, प्रोवाइडेड कंटेनर शुड बी एम्प्टी। अब देखो, ये तो नॉलेज की बात होगी, मेन चीज़ होती है इनकी यूनिट्स। आपको पता है एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर क्यूब हो जाएगी। तो एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब, बट हम मीटर क्यूब तो यूज़ नहीं करते। ठीक है, 1 मीटर क्यूब का क्या मतलब होता है, अगर हम 1 मीटर लेंथ का, 1 मीटर ब्रेड्थ का और 1 मीटर हाइट का कोई कंटेनर लें तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1000 लीटर्स के इक्वल होता है। बट हमें जो लीटर का पता होना चाहिए, तो 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 लीटर के इक्वल होता है। ठीक है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई, 10 सेंटीमीटर होते हैं। मतलब अगर हम 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा एंड 10 सेंटीमीटर हाइट का क्या लें, एक कंटेनर लें, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 लीटर होगा। उसके बाद अगर हम बात करें 1 सेंटीमीटर क्यूब की, मतलब अगर हम 1 सेंटीमीटर लेंथ का, 1 सेंटीमीटर हाइट का और 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ का कोई कंटेनर लें तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 ml होगा। ठीक है, तो ये वाले 2 यूनिट कन्वर्जन आपको आने चाहिए। तो हम लिख सकते हैं क्या, 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होगा, 1000 लीटर के इक्वल होगा, या हम बोल सकते हैं 1000 डेसीमीटर क्यूब के भी इक्वल होगा। ठीक है ना, बट जो आपको मेन पता होना चाहिए कि 1 डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 लीटर के इक्वल होता है, एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 ml के इक्वल होता है।
आई थिंक सभी को वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए 10⁻³ लीटर्स, मतलब 1000 लीटर, अगर आपको इसको ml के अंदर कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा? सिंपली 10⁻³ ठीक है ना। अगर लीटर को अगर हमने किस में कन्वर्ट करना है, मिलीलीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम 1000 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू 10⁻³ मतलब 10⁻6 क्या आ जाएगा, ml आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपको लीटर को ml के अंदर भी कन्वर्ट करना चाहिए, सिंपली 1000 से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपको मिलीलीटर में दिया हो, लीटर में कन्वर्ट करना हो, तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ये सब बेसिक बातें थी, ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट को आती होंगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज गैस लॉस। गैस लॉस क्या होते हैं? बेसिकली हमने 4 गैसेस लॉ पढ़ने हैं। ये पहले हम स्टडी करेंगे बॉयल्स लॉ, सेकंड हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ, थर्ड हम डिस्कस करेंगे गे-लुसैक लॉ, और फोर्थ हम डिस्कस करेंगे एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। इनको मिल कंबाइन करके हम क्या बनाएंगे, आइडियल गैस इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। जितने भी लॉज हैं इनके साथ कुछ रिलेटेड हम ग्राफ्स पढ़ते हैं। एक ग्राफ्स पढ़ने के लिए आपको इक्वेशंस का पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, अपवर्ड पैराबोला क्या होता है, डाउनवर्ड पैराबोला क्या होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आता भी होगा, कुछ मेडिकल वाले भी होंगे जिनको नेचर ऑफ ग्राफ नहीं आता होगा। तो पहले मैं आपको सारे टाइप्स के ग्राफ पढ़ाता हूँ, बिकॉज ये वाले ग्राफ्स हमारी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर काम आते हैं। तो हम पहले टॉपिक डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ ग्राफ्स। वैसे मैथ का टॉपिक है, बट आपको आनी चाहिए केमिस्ट्री को, फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए। पहले ग्राफ होता है हमारे पास y = mx+c का, ये तो हम काफ़ी टाइम यूज़ करते हैं। y क्या होता है, जो y कोऑर्डिनेट होता है, x क्या होता है, जो x कोऑर्डिनेट के ऊपर होता है, s क्या होता है, सॉरी m क्या होता है, स्लोप होता है, और c क्या होता है, यहाँ पे इंटरसेप्ट होता है। अगर हमारे पास स्लोप भी पॉजिटिव है और जो इंटरसेप्ट है वो भी पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसा आता है हमारे पास, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, तो ग्राफ कुछ इस तरह का आता है हमारे पास। और ये वाला फैक्टर, ये कितनी दूरी है y एक्सिस के लॉन्ग, इसी को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट c। और जो एंगल बनता है थीटा, मतलब tan थीटा को हम क्या बोल देते हैं, उसका स्लोप बोल देते हैं, ठीक है ना। tan थीटा = m, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, उसका स्लोप बोल देते हैं। ये पहला ग्राफ सभी को आता होगा। ये दूसरा, अगर कोई इंटरसेप्ट ना हो, सपोज करो इसी में मैं इंटरसेप्ट c की वैल्यू 0 कर दूं, ग्राफ रीजन से स्टार्ट होगा, तो ग्राफ कैसा रह जाएगा, y = mx का, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, बस इसमें इंटरसेप्ट कितना हो गया, 0 हो गया। अगर मैं इंटरसेप्ट 0 कर दूंगा तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ग्राफ बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट होगा, कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। इसका स्लोप किसके इक्वल आ जाएगा, m के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। 2 ग्राफ्स आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुके होंगे। अब तीसरा ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं y = mx+c के लिए, ठीक है। सपोज करो मैंने स्लोप को नेगेटिव ले लिया, ठीक है, स्लोप m क्या है, नेगेटिव है, और जो इंटरसेप्ट है वो क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है। ये इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव ही है, और जो स्लोप है हमारे पास वो नेगेटिव है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये बनाकर देखिए आप, y = यहाँ पे x ले लेता हूँ, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, स्लोप नेगेटिव मतलब कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, और जो इंटरसेप्ट है वो तो पॉजिटिव है c, और स्लोप किसके इक्वल आ गया, m के इक्वल आ गया। डाउनवर्ड स्लोप क्या शो कर रहा है, ये जो स्लोप है हमारा वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें y = kx² का, ठीक है, k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है यहाँ पे, और अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब k पॉजिटिव है, तो ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। ये थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ, ये कुछ इस तरह का, ये y = x² का ग्राफ कैसा आएगा, अपवर्ड पैराबोला आएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। y = kx² किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला की इक्वेशन होती है, और इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, अपवर्ड पैराबोला। अब देखो y = kx² का ही ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, अगर k मैं नेगेटिव ले लूँ तो ग्राफ क्या आएगा, डाउनवर्ड पैराबोला आएगा, तो ग्राफ कुछ इस नेचर का आएगा, इस नेचर का, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड पैराबोला। आई थिंक सभी स्टूडेंट को ये ग्राफ आते होंगे, बट एक और आपकी रिवीजन हो जाएगी। उसके बाद अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन, अब मैंने x एक्सिस पे क्या ले लिया, x वर्सेस x = ky² का ले लिया ग्राफ,
मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया था, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्र का लिया था, अब यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू के वाई स्क्र का ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना। और अगर हमारे पास ये कब होगा, के ग्रेटर देन जीरो होगा, अगर के लेस देन जीरो होगा तो उल्टा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। आई थिंक सभी को क्लियर हो चुका होगा। अगर दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो उसका ग्राफ कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये तो काफ़ी यूज़ होगा आपको, ठीक है ना। अभी मैं आपको बॉयल्स लॉ पढ़ाऊंगा तब भी यूज़ होगा, ठीक है। देखो अगर ये मेरे पास वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो ग्राफ कैसा आता है इनके बीच में, कुछ इस तरह का, ठीक है। इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उसके अलावा अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू ई की पावर x का, मतलब जैसे जैसे आपको x की वैल्यूज पुट करोगे, ये y की कुछ वैल्यू आएंगी तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है, ठीक है। ई की वैल्यू क्या होती है, 2.7 समथिंग होती है, तो काफ़ी रफ्तार से क्या होता है, ग्राफ इंक्रीज होता है ना। ई की वैल्यू 2.7 समथिंग होती है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट हाँ ग्राफ क्या होता है, ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है ऊपर को। तो हम कैसा ग्राफ बनाएंगे, जैसे जैसे y की कम वैल्यू इंक्रीज होगी, सॉरी x की थोड़ी बहुत वैल्यू इंक्रीज होगी, y की क्या होगी, ड्रास्टिकली वैल्यू इंक्रीज होगी। तो हम ऐसा कुछ ग्राफ बनाते हैं, ये x की थोड़ी बहुत वैल्यू पे भी y का ग्राफ क्या होगा, काफ़ी ऊंचा हो गया। अगर आपको इसका नेगेटिव का बनाना हो, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, तो ग्राफ कैसा बनाएंगे हम, ठीक है। अब डिक्रीसिंग ग्राफ बन जाएगा, अब जो हमारे पास ग्राफ है वो डिक्रीसिंग बन जाएगा, मतलब जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, y की वैल्यू क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी, मतलब नेगेटिव में चली जाएगी डायरेक्टली। तो हम कुछ इस तरह का ग्राफ बना देंगे, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, y की वैल्यू क्या हो रही है, हमारे पास डिक्रीज हो रही है, कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। उसके अलावा यही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो हमें यूज़ होगा, बट आप सभी तरह के ग्राफ्स का नेचर देख सकते हो, ठीक है। केमिस्ट्री में जो यूज़ होते हैं मोस्टली, मैं बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। एक तो आपको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला, ये वाला ग्राफ आपको काफ़ी यूज़ होगा, इसके बेस्ड आपको क्वेश्चन भी बनते हैं। और एक ये वाला ग्राफ, ये एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिसका ग्राफ क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है। इसको आप बना भी सकते हो, जैसे एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से, कांस्टेंट ओवर वाई आ जाएगा, आप एक्स की कुछ वैल्यूज पुट करते रहो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू आती रहेंगी। तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, कुछ इस नेचर का क्या आ जाएगा, हमारे पास ग्राफ आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को नेचर ऑफ ग्राफ का आइडिया क्लियर हो गया होगा कि किस तरह की इक्वेशन के लिए हमारे पास किस तरह का ग्राफ होता है। जिनको समझ आया वेल एंड गुड, जो मेडिकल वाले हैं बस उनको दो तरह के ग्राफ्स का पता होना चाहिए, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और जो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इन दोनों टाइप के ग्राफ का नेचर का पता होना चाहिए, बिकॉज इनके बेस्ड हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं इन द फिजिकल केमिस्ट्री। अब हम स्टार्ट करते हैं विद गैस लॉज, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डेट इज गैस लॉज। ये गैस लॉज में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं बॉयल्स लॉ। पहली बात, गैस लॉज का मीनिंग क्या होता है। देखो हम दो पैरामीटर्स, हमारे पास कितने पैरामीटर थे, चार पैरामीटर थे, पी वी एन टी, ठीक है ना। प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर, इनमें से दो फैक्टर्स के बीच में वेरिएशन देखेंगे और दो को कांस्टेंट रखेंगे, दो के बीच में रिलेशन देखेंगे, दो को कांस्टेंट रखेंगे। मतलब रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स by keeping other two parameters constant, by keeping other two parameters कांस्टेंट। मतलब हम दो पैरामीटर्स को कांस्टेंट रख देंगे, दो के बीच में क्या देख लेंगे, रिलेशन देख लेंगे, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गैस लॉस बोलते हैं। ये जो पहला गैस लॉ होता है हमारे पास, डेट इज बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ में क्या करते हैं, देखो जब हम किसी चीज़ को बॉयल करते हैं, वैसे बॉयल साइंटिस्ट का नाम था, आपको ट्रिक बता रहा हूँ, बॉयल करते वक्त हम टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आपको पता है वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री में, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है एंड नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट होती है, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होते हैं। तो हम रिलेशन किसके किसके बीच में देखेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो गए, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। अब आपको पता है अगर एक कंटेनर है मेरे पास, ठीक है ना, उसके अंदर मेरे पास गैस फिल है, ये अगर ऊपर से मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा, गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो हम बोल सकते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, प्रोवाइडेड जो एन एंड टी है क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। उसी कंडीशन पे ये लॉ क्या होता है, वैलिड होता है। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, कोई कांस्टेंट लगा देंगे, तो P इज इक्वल टू, सपोज के कोई कांस्टेंट है, K इज इक्वल टू बी, ये P इज इक्वल टू के और V। अगर हम बोले P इंटू बी का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, किसके इक्वल है, K के इक्वल है। मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि P और V का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब अगर हम दो कंडीशन पे देखें, P1 V1 ले लें या P2 V2 ले लें, बिकॉज प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है कांस्टेंट आ रहा है, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। और इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, बॉयल्स इक्वेशन बोलते हैं। तो ये वाली इक्वेशन कौन सी होगी हमारे पास, बॉयल्स इक्वेशन होगी। इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, बॉयल्स इक्वेशन। अब देखो इस फॉर्म को मैं थोड़ा सा एक और फॉर्म में बताता हूँ आपको। अब P इंटू वी का जो प्रोडक्ट था वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया। तो यहाँ पे P किसके इक्वल आ गया, K और V के इक्वल आ गया। अब अगर इसकी हम डिफ्रेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो आप यहाँ पे लिख लो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो क्या आ जाएगा, डी पी बाई डी वी किसके इक्वल आ जाएगा, 1/v की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है भाई, अगर हम डी वी बाई 1/v करेंगे तो इसका आंसर आपको पता है -1/v² होता है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, के तो कांस्टेंट है, के ओवर -k/v² आ जाएगा। आई थिंक सभी स्टूडेंट को ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अब के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू हमें पता है, के को हम क्या पुट कर सकते हैं, पी भी पुट कर सकते हैं ना। तो डी पी बाई डी वी प्रोवाइडेड टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट रहता है बॉयल्स लॉ में, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट, ये के को मैंने पुट कर दिया पी वी ओवर v²। तो डी पी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी किसके इक्वल आ गया, -p/v। तो ये भी एक अनदर फॉर्म होती है किसकी, बॉयल्स लॉ की। तो ये भी आपको क्या याद रखनी है, ठीक है ना। ये भी क्या होती है, बॉयल्स लॉ की फॉर्म होती है। तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली, ठीक है, थोड़ा सा अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा तो ऐसे करेगा वो, इनमें से पूछ लिया कौन सा बॉयल्स लॉ है। हमने तो पढ़ा होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 B2 बॉयल्स लॉ, बट वो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है आपको। ठीक है, आप मीनिंग भी देख सकते हो इसका। इसका क्या मीनिंग है, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर के चेंज के साथ वॉल्यूम में क्या चेंज आया, और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पे बाहर इंटीग्रेशन का, सॉरी डिफरेंशिएशन का, कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है ना। तो ये वाली फॉर्म भी आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, अगर आपका अच्छा एग्जाम बनता है तो इस तरह से वो आपसे पूछ सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, कि हम ग्राफ्स की फॉर्म में कैसे बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, हमने इक्वेशन कौन कौन सी पढ़ी है, एक तो पढ़ी है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट, कौन सा ग्राफ होता है हमारे पास, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। अब देखो पहला ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं बिटवीन पी एंड वी। ये पी एंड वी के अंदर कैसा ग्राफ होगा, ये आपको दिख रहा है पी इज इक्वल टू के ओवर वी, ये मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, जहाँ पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सिंपली कौन सी इक्वेशन है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है, और इसके ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। और ये कब होता है ग्राफ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोथर्म, बिकॉज ये ग्राफ किसके ऊपर होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर होता है। बॉयल्स लॉ के तो अंदर हम ये कंडीशन लेके चलते हैं कि जो टेम्परेचर है वो क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है। अगर P वर्सेस 1/v का ग्राफ बनाए तो ये देखो, इसको हम मान लो y, इसको मान लो x, मतलब सिंपली 1/v को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो जाएगा, और जिसकी स्लोप किसकी इक्वल आ जाएगी, के इक्वल आ जाएगी। ये भी सभी को क्लियर होगा। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें पीवी का, ये पीवी का ग्राफ ड्रॉ करें, या तो यहाँ पे प्रेशर ले लो या वॉल्यूम ले लो। अब हमें पता है पीवी का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब पीवी का प्रोडक्ट ना ही प्रेशर के साथ चेंज होगा ना ही वॉल्यूम के साथ चेंज होगा। मतलब अगर हम पीवी का ग्राफ बनाएंगे वर्सेस पी और टी, तो ये कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है ना, आई थिंक ये भी सबको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं बिटवीन, ठीक है, अगर ग्राफ ड्रॉ करें हम लॉग लेके,
ठीक है, लॉग पी वर्सेस लॉग 1/v। ठीक है, इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, पी वी इज इक्वल टू k/v। ठीक है, अगर दोनों तरफ मैं लॉग ले लूँ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लॉग पी इज इक्वल टू लॉग के माइनस लॉग वी। ठीक है, देखो जब भी लॉग डिवाइड में होता है तो वो क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। और अगर इसको मैं दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, लॉग पी इज इक्वल टू लॉग के। ठीक है, अगर इसको 1/v कर दूं तो बाहर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स। तो इसको log 1/v भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, जब आप डायरेक्टली यहाँ से k को अलग मान लेते, 1/v को अलग मान लेते, वो आपस में क्या थे, मल्टीप्लाई में थे, तब भी आप ये वाली इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते थे। तो log p वर्सेस log 1/v का ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, जिसका इंटरसेप्ट कितना होगा, इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा, log k के इक्वल होगा। और जो स्लोप है वो किसके इक्वल होगा, ये यहाँ पे log 1/v के साथ कोई फैक्टर नहीं, मतलब 1 है, स्लोप 1 है, मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या है, 1 है। मतलब यहाँ पे जो थीटा होगा, जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, 45 डिग्री के इक्वल होगा, बिकॉज tan 45 डिग्री कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपसे ग्राफिकल कोई भी ग्राफ देके पूछा जा सकता है, नेचर ऑफ ग्राफ पूछा जा सकता है, इक्वेशन देके आपको ग्राफ पूछ सकता है। ठीक है, हमें तो बेसिक इक्वेशन याद करनी है कि पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, मतलब बॉयल्स लॉ के अंदर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है किससे, वॉल्यूम से। मतलब जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, के लगाया, मतलब पी वी इज इक्वल टू के, मतलब पी वी का प्रोडक्ट क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन किया, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। मतलब हमने देखना चाहा चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसकी हमने वैल्यू निकाली। तो ये हमारे पास क्या एक स्टेटमेंट आई जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर पेपर अच्छा हुआ तो इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सिंपली हमने ग्राफ्स ड्रॉ किए, ठीक है ना, इक्वेशंस को यूज कर। अब देखो थोड़े से हम अच्छे ग्राफ सीखते हैं। ठीक है, एक दो ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं इसके बेस्ड। ठीक है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं आपको करवाता हूँ। सपोज हमने ग्राफ ड्रॉ किया P वर्सेस 1/v का। ठीक है, आपको पता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ठीक है, सपोज मेरे पास 3 ग्राफ आए, या कुछ एक ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ। ये जो पहला ग्राफ आया था वो टेम्परेचर T1 पे आया था, दूसरा T2 पे, और तीसरा टेम्परेचर T3 के ऊपर आया। आपसे पूछा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1 T2 एंड T3, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन T1 T2 एंड T3। ये T1 T2 T3 में क्या रिलेशन है हमारे पास। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे हम, ये मैं क्या करता हूँ, एक सिंपली लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई भी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखो ये वाला ग्राफ है, इन तीनों पे क्या प्रेशर सेम है। अब मुझे बताओ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका है, ये 1/v के वर्सेस ग्राफ है। मतलब इस तरफ जाने पे, राइट की तरफ जाने पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि ग्राफ में क्या है 1/v है। तो मतलब जो हमारे पास ये वाला पहला पॉइंट है, ये वाला हाईएस्ट है। अगर मैं इसको V1 बोल दूँ, इस वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम V2 बोल दूँ, और यहाँ पे वॉल्यूम V3 बोल दूँ, तो वॉल्यूम का क्या ऑर्डर आ जाएगा, वॉल्यूम का क्या ऑर्डर आ जाएगा, V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। अब देखो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर आपको पता ही हो ये कॉन्स्टेंट होता क्या आगे जाके, पी वी इज इक्वल टू NRT होता है, आप सभी को पता है ये बात। ठीक है ना, जो कॉन्स्टेंट होता है वो NRT होता है, बिकॉज ये क्या होती है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन। मतलब वॉल्यूम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, बिकॉज N और R तो हमने क्या कर दिया, कॉन्स्टेंट ही है। तो हम यहाँ से कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि जैसे जितना हमारे पास जो वॉल्यूम का ऑर्डर है वही क्या होगा, टेम्परेचर का ऑर्डर होगा। तो टेम्परेचर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, T1 सबसे बड़ा होगा, देन T2, देन T3। ठीक है ना, एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ इस ग्राफ को। ठीक है, आपको एक ग्राफ दिया था, उसके बेस्ड आपसे पूछा था कि कौन सा हमारे पास ग्राफ किसके लिए। तो इसमें क्या करना था, हमने हमने तीनों ग्राफ को एक प्रेशर पे ले लिया। ठीक है, मतलब हमने प्रेशर को क्या कर दिया था, कांस्टेंट कर दिया था। आप ऐसा भी कर सकते थे उल्टा, 1/v के लॉन्ग देख सकते थे। ठीक है ना, अब 1/v के लॉन्ग भी लाइन ड्रॉ करके देख सकते थे। हमने प्रेशर के कांस्टेंट कर दिया लाइन ड्रॉ करके, और हमने वॉल्यूम के साथ क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया, जिससे हमने टेम्परेचर की वैल्यूज निकाल ली। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना आप, ये मैंने पेपर के अंदर, टेस्ट के अंदर भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको डाला है। ठीक है ना, तो ये भी अच्छे टाइप के क्वेश्चन होते हैं।
अगर आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपसे ग्राफ बनता है पी वर्सेस वन वी का, ये पी वर्सेस वी का ग्राफ है, आपको 3 ग्राफ्स दिए हैं, एक ये वाला ग्राफ है, एक ये वाला ग्राफ है और एक ये वाला ग्राफ है। ठीक है, सपोज करो पहला T1 टेम्परेचर पे है, दूसरा T2 टेम्परेचर पे है और तीसरा T3 टेम्परेचर पे है। तो अगर आपसे यहाँ पे रिलेशन पूछ ली, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1 T2 एंड T3, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1 T2 एंड T3। तो सिमिलरली मैंने फिर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। ये अब ये ग्राफ किसके बीच में, P वर्सेस V के बीच में है। तो देखो प्रेशर हमने कांस्टेंट कर दिया, तो वॉल्यूम हाईएस्ट किसका है, T3 वाले ग्राफ का वॉल्यूम क्या है, हाईएस्ट है, हमें दिख रहा है ना यहाँ पे। अगर हम वॉल्यूम को एक्सटेंड करें, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे वॉल्यूम V2 है और यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, V3 है। तो जो वॉल्यूम है वो V3 का ज़्यादा है देन V2 का देन V1 का। तो टेम्परेचर किसका ज़्यादा होगा, T3 का देन T2 का देन T1 का। क्यों, बिकॉज आइडियल गैस इक्वेशन से हमें पता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आ जाएगा, T3 T2 एंड T1। तो ये होता है हमारे पास ग्राफिकल क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है पेपर के अंदर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ में बॉयल्स इक्वेशन क्या होती है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो इसके बेस्ड हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन बॉयल्स लॉ। ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रेशर ऑफ अ गैस कन्फाइंड इन अ कंटेनर हैज वॉल्यूम 10 लीटर एंड प्रेशर आपको 2 एटमोसफियर। मतलब किसी कंटेनर के अंदर गैस फिल की गई है, उसका वॉल्यूम 10 लीटर एंड प्रेशर है 2 एटमोसफियर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 50%। अगर हमने प्रेशर इंक्रीज किया है तो वॉल्यूम तो ऑब्वियसली बात है डिक्रीज होगा, बट कितना डिक्रीज होगा वही हम देख लेते हैं। सपोज आपको इनिशियल प्रेशर दिया है 2 एटमोसफियर एंड वॉल्यूम आपको दिया है 10 लीटर्स। अब उसके बाद आपसे पूछा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम, जब V2 की वैल्यू आपसे पूछी है और प्रेशर को आपने 50% इंक्रीज कर दिया, तो नया जो P2 प्रेशर वो क्या होगा, P1 प्लस ये 50% से इंक्रीज किया है मतलब P/100 P1, मतलब P2 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 प्लस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 50/100 मीनिंग हो जाएगा हमारे पास 0.5 और P1 कितना हो जाएगा हमारे पास 0.5 इंटू P1 2 हो जाएगा। मतलब हमने एक वैल्यू इंक्रीज कर दी, P2 किसके इक्वल आ जाएगा 3 एटमोसफियर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, आप लॉजिकली भी सोच सकते थे, अगर इनिशियल प्रेशर हमारे पास 2 एटमोसफियर है, हमने उसका 50% इंक्रीज कर दिया, 50% क्या होगा 2 एटमोसफियर का 1 एटमोसफियर, मतलब पहले अगर 2 था हमने 1 से इंक्रीज कर दिया, तो नया प्रेशर कितना आ गया हमारे पास 3 एटमोसफियर आ गया। अब कुछ नहीं है हमारे पास, बॉयल्स लॉ होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 और हमने फाइंड क्या करना है, V2 फाइंड आउट करना है, P1 V1 ओवर P2। तो वैल्यूज पुट करेंगे 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 3, तो ये क्या आ जाएगा 20/3 मतलब 6.66 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6.66 लीटर क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया होगा और उनका ये क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। अब देखो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, आपको एक डायग्राम दिया है, 2 बल्ब दिए हैं बेसिकली, उनके अंदर हमने गैस फिल की गई है। ठीक है, 2 बल्ब हैं, ये जो बल्ब बनना है उसका प्रेशर 5 एटमोसफियर है एंड वॉल्यूम 10 लीटर्स है, और दूसरे बल्ब का वॉल्यूम आपको दिया है 15 लीटर्स और प्रेशर आपको दिया नहीं है। प्रेशर मतलब आपसे पूछा है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्टॉप कॉर्क लगा हुआ है। स्टॉप कॉर्क क्या करेगा, गैस को इधर से उधर जाने नहीं देगा। ठीक है ना, पहले ये कंडीशन आपको दी हुई, बट उसने पूछा है व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर इफ स्टॉप कॉर्क इज ओपन। मतलब हमने जो स्टॉपर लगाया है इसको अगर हम ओपन कर दे, हटा दें, तो हमारे पास फाइनल प्रेशर क्या होगा। तो देखो इनिशियल कंडीशन तो क्या दिया आपको, प्रेशर इनिशियल कितना दिया है 5 एटमोसफियर एंड वॉल्यूम आपको दिया है 10 लीटर्स। अब आपने क्या किया, स्टॉप कॉर्क को ओपन कर दिया, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगा। अगर हम इसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान के चलें तो वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, ये फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा V2। दोनों को हम मिला देंगे तो मतलब 10 लीटर प्लस 15 लीटर्स, बिकॉज जब हमने स्टॉप को ओपन किया गैस क्या हो जाएंगी, इधर से इधर मूव करना स्टार्ट हो जाएंगी ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। तो हम टोटल जो वॉल्यूम होगा उसकी फाइनल वॉल्यूम मानेंगे, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास 25 लीटर के इक्वल हो जाएगा। और हमने P2 को फाइंड आउट करना है, तो सिंपली लगा दो
P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अगर यहाँ से हम वैल्यूज पुट करें P2 किसके इक्वल आ जाएगा P1 V1 ओवर V2, डेट इज 5 इंटू 10 डिवाइड बाई 25, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 50 ओवर 25, डेट इज 2 एटमोसफियर, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको लैंग्वेज फॉर्म में पूछा जा सकता है। बट इस साल जो क्वेश्चन आया था वो काफ़ी इजी था, और इन जनरल जितने भी क्वेश्चन आए गैसीय स्टेट से आज तक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये तो काफ़ी हार्ड लेवल का क्वेश्चन है उसके कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन आपके पास, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस बैलून, तो ये बैलून दिया, उसका वॉल्यूम है आपके पास, उसके अंदर गैस फिल की गई है, 2 एटमोसफियर है, एंड उसका जो वॉल्यूम है वो 10 लीटर है। ये वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 2 एटमोसफियर प्रेशर इज 10 लीटर्स। ये गैस स्टार्ट्स लीकिंग, तो गैस ने लीक करना स्टार्ट कर दिया। अब गैस ने लीक करना स्टार्ट कर दिया तो जो वॉल्यूम है वो 5 लीटर रह गया। पहले 10 लीटर का वॉल्यूम था, अब 5 लीटर का रह गया। वट विल बी द फाइनल प्रेशर। तो सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास इनिशियल प्रेशर 2 एटमोसफियर दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है 10 लीटर्स, और फाइनल वॉल्यूम हमें दिया है 5 लीटर, हमसे पूछा है P2। तो सिंपली क्या आ जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और यहाँ पे आएगा, ठीक है, P2 किस इक्वल आ जाएगा P1 V1 ओवर V2। तो अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 5, मतलब 20/5 क्या आ जाएगा 4 एटमोसफियर आ जाएगा। तो जो फाइनल प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, वो कितना हो जाएगा 4 एटमोसफियर, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है कम, और आपको ऑप्शन में भी 4 एटमोसफियर दिखेगा, और वहीं पे आपका एक ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस। तो कुछ बच्चे स्टूडेंट टिक करके आएंगे 4 एटमोसफियर, क्योंकि उन्होंने लगा दिया यहाँ पे कॉइल्स, तो जो कि क्या हो जाएगा हमारा गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन दिया है तो ऑब्वियस बात है नन ऑफ दीज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 कब यूज़ करते हैं हम, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, एट कॉन्स्टेंट T एंड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए। बट क्वेश्चन में क्या दिया आपको, ध्यान से पढ़ो आप, यहाँ पे वर्ड देखो, गैस स्टार्ट लीकिंग, ठीक है। जब गैस लीक कर रही है तो उसके कुछ मोल्स तो कम हो रहे हैं ना, गैस जब लीक हो रही है उसके मोल्स कम हो रहे हैं। तो मोल्स अगर कम हो रहे हैं तो बॉयल्स लॉ तो एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि एन तो कांस्टेंट रहा ही नहीं, एन की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। जब गैस लीक करेगी तो एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो बॉयल्स लॉ तो यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका होगा कि इसका ऑप्शन, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन का जिसमें गैस जो लीक कर रही है तो उसके क्वेश्चन में आपको कुछ प्रेशर दिए होंगे और फाइनल दिया होगा नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस टिक करके आना है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका होगा। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन प्रेशर इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 25%। या आपने कुछ इनिशियल कंडीशन होगी, उसके बाद वॉल्यूम को आपने 25% से इंक्रीज कर दिया, तो प्रेशर में पूछा है कैलकुलेट द प्रेशर चेंज, ठीक है, प्रेशर में कितना चेंज आएगा, परसेंटेज में बताना है आपको, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, आप लोग को ट्राई कर सकते हो ये वीडियो को पॉज करके, फिर मेरा वीडियो सोल्यूशन देखना। तो आप इनिशियल मान लो, हमें कुछ नहीं दिया इनिशियल वॉल्यूम, तो क्योंकि परसेंटेज की टर्म में तो हम 100 मान लेते हैं। सपोज करो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है 100 और इनिशियल प्रेशर भी क्या है 100 है। अब हमने क्या किया, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया बाय 25%, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा नया, ठीक है, नया वॉल्यूम V2 किसके इक्वल हो जाएगा V1 प्लस 25% इंक्रीज किया, मतलब V1 इंटू 25/100। सॉरी, इसको हम एज इट इज 25 की फॉर्म में रखेंगे, क्योंकि 25 से क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है। तो आप यहाँ ऐसे ही कर लो, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 25% से इंक्रीज किया, पहले 100 से 25% इंक्रीज, मतलब 25 से इंक्रीज कर दिया, मतलब नया वॉल्यूम 125 आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे ही कर लो, जब वैल्यूज पुट कर ही लो, 100 इंटू 100 इंटू 25/100, 100 से 100 कट गया, मतलब नया वॉल्यूम कितना हो गया हमारे पास 125 लीटर, या 25 लीटर जो भी यूनिट होगी। तो आपसे पूछा है नया प्रेशर क्या आ जाएगा, नया प्रेशर आ जाएगा हमारे पास P1 V1 ओवर V2। अगर हम 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 125, मतलब 10,000 बाई 125 कितना होता है हमारे पास 80 होता है, ठीक है। 10,000 बाई 125 कितना होता है 80 होता है। तो नया प्रेशर कितना हो गया 80 हो गया, मतलब प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो गया कम हो गया, प्रेशर क्या हो गया कम हो गया। कितना चेंज आया, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं हम, ठीक, कितना चेंज हुआ ओवर इनिशियल प्रेशर कितना था, ओवर इनिशियल इंटू 100, ठीक है। ये आपको पता होगा कि हम कैसे चेंज निकालते हैं, चेंज ओवर इनिशियल इंटू 100। तो
चेंज कितना हुआ हमारे पास, ठीक है, पहले 100 था अब 80 हुआ, तो चेंज कितने का हुआ, 20 का हुआ, है ना। चेंज लिख लो, मैं आप यहाँ पर लिख देता हूँ। ये पहले 100 था अब 80 हो गया, तो 100 माइनस 80 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इनिशियल कितना था प्रेशर, ठीक है 100 था, इंटू क्या हो जाएगा 100, तो 100 से 100 कट गया, तो ये आंसर क्या आ गया, 20% आ गया। मतलब जैसे ही हमने वॉल्यूम को 25% इंक्रीज किया तो प्रेशर डिक्रीज हुआ 20% से। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सोचेंगे सर अगर हमने प्रेशर को वॉल्यूम को 25% से इंक्रीज किया है तो प्रेशर भी 25% डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको ये पूरा मेथड अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ से अब प्रेशर कितना डिक्रीज होगा, 20% से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जो प्रेशर है वो 25% से क्या हो जाएगा, 20% से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आपको डिक्रीज कैसे पता चल रहा है, फाइनल प्रेशर 80 है, ठीक है, इनिशियल 100 है, मतलब कम हुआ है, तो ये नेगेटिव में आएगा वैल्यू, बट हम नेगेटिव चेंज हम ऐसे शो कर देते हैं, 20% डिक्रीज लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको ये बात याद रखनी है हमेशा कि अगर 25% से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इट डजंट मीन के 25% से हमारा प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पूरा ये कैलकुलेशन करनी है। तो देखो आंसर हमारा क्या आया, 20% आया। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके टेस्ट में मैंने डाला हुआ है। तो यहाँ पे हमारा बॉयल्स लॉ खत्म होता है और बॉयल्स लॉ के बेसिस के ऊपर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। ये बॉयल्स लॉ को तो मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया। अब जो बाकी लॉस हैं उनको मैं थोड़ा सा आपको स्पीड अप से पढ़ाऊंगा, बिकॉज आपको एक जगह कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। तो नेक्स्ट लॉ हम डिस्कस करेंगे, डैट इज चार्ल्स लॉ। ये चार्ल्स लॉ हम डिस्कस करेंगे। ये चार्ल्स क्या थे, चार्ल्स राजे महाराजा होते थे, प्रिंस चार्ल्स ऐसे कुछ, ठीक है। तो वो क्या करते थे, प्रजा के ऊपर दबाव प्रेशर बना के रखते थे, ठीक है ना। तो जो इस केस में बेसिकली हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रिंस चार्ल्स के नाम से याद कर लेना कि वो राजे महाराजा होते थे और वो प्रजा के ऊपर प्रेशर बना के रखते थे। तो इसमें जनता के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर रखते थे। तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है एंड नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। तो रिलेशन किसके बीच में होगा, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, गैस क्या होती है, एक्सपैंड होती है, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। मतलब जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज से क्या होगा, वॉल्यूम भी हमारा गैस का इंक्रीज होगा, प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट P एंड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, तो V इज इक्वल टू KT आ जाएगा। मतलब V ओवर T का जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। मतलब V ओवर T का जो रेशियो हमारे पास कांस्टेंट होगा, तो V1 ओवर T1 ले लो या V2 ओवर T2 ले लो, तो इनकी रेशियो क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ल्स इक्वेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ल्स इक्वेशन। अब देखो इसको हम एक और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट फॉर्म है ही, ये आपके बेसिक क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्म से आएगा, ठीक है। इसको एक थोड़ी सी एडवांस फॉर्म के अंदर भी हम कन्वर्ट करते हैं। देखो हमारे पास वॉल्यूम किसके इक्वल है, K इंटू टी, ठीक है, ये हमने देख लिया। तो यहाँ पे अगर हम डिफ्रेंशिएट करें इसको टेम्परेचर के साथ, तो dV/dt किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे लिख लो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आएगा dV/dt। कांस्टेंट क्या होगा इस केस में, प्रेशर कांस्टेंट है भाई, क्योंकि ये हमारे पास कौन सा लॉ है, चार्ल्स लॉ है। तो टी का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, सिंपली 1 आ जाएगा, मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा, के इक्वल आ जाएगा। अब के को हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ से, देखो V ओवर टी पुट कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो dV/dt एट कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा, V/T के इक्वल आ जाएगा। और इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, चार्ल्स लॉ इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, चार्ल्स इक्वेशन बोलते हैं। तो डायरेक्टली आपके पेपर में इस फॉर्म के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप आपको क्लियर आ गया होगा। अब इसका देखो वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में आ रहा है, जो वैल्यू है किस में आ रही है, पॉजिटिव के अंदर आ रही है। मतलब वॉल्यूम के साथ जो टेम्परेचर का चेंज है वो पॉजिटिव है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये वाली फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है और ये वाली फॉर्म तो आपको पक्का ही ध्यान रखनी है। अब हम इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम ग्राफ्स बनाते हैं, ठीक है। आपको पहले बनाना है मेरे से, ये पहले आपको ग्राफ बनाना है बिटवीन, तो आप बनाओ V वर्सेस T का। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, V इज इक्वल टू के टी। तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसका स्लोप कितना है, K है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसकी स्लोप की वैल्यू कितनी है,
ये है। अब अगर हम नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन वी वाई टी एंड टेम्परेचर ले लो चाहे वॉल्यूम ले लो। अब देखो वी वाई टी, तो वी वाई टी क्या होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है, हमने ड्राइव किया, मतलब वी वाई टी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कोई भी टेम्परेचर हो कोई भी वॉल्यूम हो। तो इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन एल एन की फॉर्म में ले लेते हैं, चलो इसको, ठीक है, वी इज इक्वल टू के टी है हमारे पास। अगर हम एल एन वी ले लें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, एल एन के प्लस एल एन टी के इक्वल आ जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन एल एन वी वर्सेस एल एन टी, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा, जिसका इंटरसेप्ट कितना होगा, एल एन के, और जिसकी स्लोप किसकी इक्वल होगी, स्लोप 1 की इक्वल होगी। मतलब जो एंगल है टेन थीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 45 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। जो एंगल की वैल्यू है वो कितनी होगी, सॉरी टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब एंगल कितना होगा, 1045 डिग्री होगा। ठीक है ना, तो ये भी हम इंटरप्रेट कर सकते थे यहाँ से। ठीक है, और अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें वी वर्सेस 1/t का ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, वी इज इक्वल टू के टी, ये वाला ग्राफ हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने सारे टाइप्स के ग्राफ ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन करवाता हूँ इसकी बेस्ड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये पहला ग्राफ हो गया, ये सेकंड ग्राफ हो गया, ये थर्ड ग्राफ हो गया, ये फोर्थ आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, हमने ग्राफ ड्रॉ किया बिटवीन वी वर्सेस टी। ठीक है, हमें पता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ठीक है, सपोज ये करो हमारे पास प्रेशर P1 है, दूसरा हमारे पास प्रेशर P2 है, और तीसरा प्रेशर P3 है। तो आपको रिलेशन बताना है बिटवीन P1 P2 एंड P3। रिलेशन बिटवीन P1 P2 एंड P3। ये P1 P2 P3 के अंदर आपको रिलेशन बताना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, सपोज यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। अब देखो यहाँ पे सपोज करो प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, और यहाँ पे प्रेशर क्या है हमारे पास, P3 है। तो हमको दिखाई दे रहा है कि जो P3 है वो सबसे बड़ा है, देन P2, देन P1। ठीक है, ये तो हमें प्रेशर का ऑर्डर पता चल गया कि P3 क्या सबसे बड़ा है। अब हमारे पास क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। वी हमने कांस्टेंट कर दिया स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके। ठीक है, और हमारे पास जो यहाँ पे रिलेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना क्या होगा, टेम्परेचर होगा। मतलब टेम्परेचर का, सॉरी आपसे ऑर्डरी प्रेशर का पूछा है, सॉरी सॉरी मैं गलत कर गया यहाँ पे। ठीक है, मैं दोबारा करता हूँ इस क्वेश्चन को, थोड़ी सी गड़बड़ कर गया मैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्स एक्सेस के लोग टेम्परेचर है, तो हमें टेम्परेचर लेना चाहिए था मुझे, सॉरी सॉरी। ठीक है, देखो ध्यान से दोबारा देखो, हमने 3 एक्सेस के लॉन्ग वैल्यू ड्रॉ की। ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, यहाँ पे टेम्परेचर T3 है, क्योंकि ये कौन सा एक्सेस है हमारे पास, टेम्परेचर एक्सेस है। अब देखो टेम्परेचर में T3 सबसे बड़ा है, देन T2, देन T1। तो ये तो हो गया हमारे पास टेम्परेचर का ऑर्डर। तो प्रेशर का ऑर्डर क्या हो गया, हमें पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। वी तो हमने कांस्टेंट कर दिया स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके। तो हम यहाँ से इंटरप्रेट क्या कर सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। मतलब टेम्परेचर जिसका हाईएस्ट उसका प्रेशर भी क्या होगा, हाईएस्ट होगा। मतलब यहाँ पे P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1 आ जाएगा। तो ये वाला हमें रिलेशन पता होना चाहिए था। अगर अच्छा क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनेगा आपको। ठीक है, आपको ऐसे ग्राफ दे देगा और पूछेगा इनमें क्या ऑर्डर होगा। अब देखो जो चार्ल्स लॉ होता है उसको एक और स्केल के ऊपर दिखाया जाता है। ये मतलब जो वॉल्यूम का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार पढ़ लो कि जो वॉल्यूम एट कोई टेम्परेचर टी टेम्परेचर के ऊपर किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम एट 0 टेम्परेचर प्लस 1/T डिवाइड बाई 273। ठीक है, एक फॉर्म होती है, इसका मीनिंग क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, वी टी का मतलब होता है क्या, वॉल्यूम एट टी डिग्री सेल्सियस। वी टी का क्या मतलब है, वॉल्यूम एट टी डिग्री सेल्सियस, मतलब कोई टेम्परेचर होगा टी डिग्री उसके ऊपर। ये वी नॉट क्या है, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर है। उसके अलावा टी क्या है, कोई भी वैल्यू जिसके ऊपर हम टेम्परेचर को देख रहे हैं। ठीक है, जिसके ऊपर वो टेम्परेचर जिसके ऊपर हम वॉल्यूम को देख रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, जो हमारे पास वॉल्यूम एट टी टेम्परेचर है वो किसके साथ वेरी कर रहा है, टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपको। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को क्या कर दें, एट व्हाट टेम्परेचर, ये क्वेश्चन आएगा आपको, एट व्हाट टेम्परेचर, ये कौन से टेम्परेचर के ऊपर
जो वॉल्यूम है इसका गैस का वो जीरो हो जाए, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो कौन सा टेम्परेचर होगा। तो हमें ये पूरा फैक्टर क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, ये वाला फैक्टर क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो वो टेम्परेचर अगर हम पुट करेंगे -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसका मीनिंग होता है स्पेसिफिक वही करवाना है आपको। अगर मैं टेम्परेचर को -273 पुट करता हूँ तो वी टी किसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इस -273 का क्या मतलब होता है, जीरो कैल्विन, ठीक है। जीरो कैल्विन का क्या मीनिंग होता है वही समझाना है मुझे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर यहाँ पे पुट कर दे वैल्यू, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट वन प्लस क्योंकि हमने -273 पुट किया, माइनस कर देता हूँ, डिवाइड बाई 273, ये कट जाएगा, मतलब 1 - 1 जीरो हो जाएगा। तो वी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। मतलब अगर हमने जीरो कैल्विन कर दिया, जीरो कैल्विन का क्या मतलब होता है, -273 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही कम टेम्परेचर जो कि आज तक अचीव ही नहीं हुआ। ये जीरो कैल्विन को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं, जो कि आज तक अचीव नहीं किया जा सका। तो एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर किसी गैस का वॉल्यूम कितना होता है, जीरो होता है। यही इसे हमें एक्सप्लेन करना था। तो ये वाली इक्वेशन क्या एक्सप्लेन करती है कि जो वॉल्यूम होता है किसी गैस का एट एब्सोल्यूट जीरो, वो कितना होता है, जीरो होता है। और एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट किसके लिए यूज़ करते हैं हम, जब भी टेम्परेचर को हम टेम्परेचर को कैल्विन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट कैल्विन। ये एब्सोल्यूट कैल्विन का क्या मतलब होता है, जब भी हम टेम्परेचर को कैल्विन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो का क्या मतलब होता है, जीरो कैल्विन को, जो कि इसके इक्वल होता है -273 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है, जो कि आज तक इतना ठंडा टेम्परेचर अचीव नहीं किया जा सका, ना ही लैब के नेचर में तो पाया ही नहीं जाता इतना। ठीक है, लैब के अंदर भी इतना कम टेम्परेचर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। तो ये इसके बारे में आप लिख लो एक नोट, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, absolute zero temperature is the temperature at which volume of gas becomes zero, and it is the lowest possible, it is lowest it is lowest possible टेम्परेचर। ये पॉसिबल है बट आज तक अचीव नहीं किया जा सका। ये जीरो केल्विन लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो अचीव किया जा सकता है बट आज तक अचीव नहीं किया जा सका। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को चार्ल्स लॉ क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं गे-लेसैक लॉ। तो गे-लेसैक लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास, ठीक है, देखो पहले हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, फिर प्रेशर को कांस्टेंट किया, अब किसको कांस्टेंट करेंगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट, एंड नंबर ऑफ मोल्स तो हमारे पास कांस्टेंट होते ही हैं। तो वॉल्यूम कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स को भी हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो जो रिलेशन होता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, देखो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो दीवार से ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे जाके, जिसकी वजह से प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू के टी, मतलब पी ओवर टी की जो रेशियो है वो क्या होगी, के, मतलब कांस्टेंट की इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, पी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू पी टू ओवर टी टू, और इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, गे-लुसैक इक्वेशन। इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, गे-लुसैक इक्वेशन। अब देखो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये पी वर्सेस टी का ग्राफ कैसा आ जाएगा, सभी को दिख रहा है, P इज इक्वल टू के टी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा, इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। क्योंकि इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं आइसोकोर्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोकोर्स। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं आइसोथर्म्स। जब हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं आइसोबार्स, और जब हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं आइसोकोर्स। ठीक है, इस सिमिलरली हम जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब आपको आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक प्रोसेस भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन पी वाई टी वर्सेस टी, जहाँ हम प्रेशर ले लें तो पी वाई टी का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ जाएगा। उसके अलावा अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन एल एन पी बाई एल एन टी का, तो कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा जिसकी स्लोप कितनी होगी, एल एन के होगी। ठीक है, ये सब आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम पी वर्सेस वन ओवर टी का ग्राफ देखें, पी वर्सेस वन ओवर टी का ग्राफ कैसा आ जाएगा, ठीक है, पी वर्सेस वन ओवर टी का ग्राफ कैसा आ जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कुछ इस तरह का ग्राफ आ जाएगा पी वर्सेस वन ओवर टी का।
पी बाई टी वर्सेस 1/t का ग्राफ कुछ इस तरह का आ जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है ना, तो ये आप ग्राफ डिस्कस कर सकते हो। वैसे आपको याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं होती इनमें, बट आपको नेचर ऑफ ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अभी हम इस क्लास को ओवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एवोगैड्रो लॉ पढ़ेंगे, और वहीं से मैं आपको कंबाइंड गैस लॉ पढ़ाऊंगा और आइडियल गैस का आइडिया दूंगा, और हम काफ़ी सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप इनको एक बार याद करना। ठीक है ना, याद क्या करना है आपको, सिंपली आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है, बिल्कुल पता है। ठीक है, टेम्परेचर आना चाहिए तीनों यूनिट्स के अंदर, वॉल्यूम का आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा बॉयल्स लॉ होता है, ये बॉयल्स लॉ में कुछ नहीं होता, ये प्रेशर सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं। तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, पी वी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। ये वाली इक्वेशन होती है और उनके ग्राफ्स आने चाहिए और उनके न्यूमेरिकल्स आने चाहिए। उसके अलावा चार्ल्स लॉ, ये चार्ल्स लॉ में आपका क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ मोल्स तो होती ही कांस्टेंट है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, V/T की वैल्यू कांस्टेंट होती है, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 होता है। ये वाला हो गया हमारे पास चार्ल्स लॉ। थर्ड होता है हमारे पास के-लुसैक लॉ, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं, एंड जो हमारे पास प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। P/T की वैल्यू कांस्टेंट होती है, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। ठीक है, ये वाली क्या होती है हमारे पास, गे-लुसैक लॉ की इक्वेशन होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एवोगैड्रो लॉ और कंबाइंड गैस लॉ, जिससे हम आइडियल गैस इक्वेशन को स्टार्ट कर लेंगे अपना टॉपिक। आई थिंक आज का बहुत ही बेसिक लेक्चर था, आपको क्लियर हो चुका होगा बेसिक लेक्चर। जो मेन हमारी आइडियल गैस है वो नेक्स्ट लेक्चर से हमारी स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।